वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन जनसंख्या संगठन। तो आज हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने किया था कि जनसंख्या संगठन क्या होती है, फिर हमने किया था लिंग संगठन के बारे में, फिर हमने जनसंख्या पिरामिड के बारे में किया था। इस सेशन में हम करेंगे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन के बारे में। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या संगठन है वो कैसी है और नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या संगठन कैसी है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में मतलब मोस्टली क्या है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या संगठन देखते हैं तो हम इसका पहले क्या देखेंगे कि ग्रामीण और जो नगरीय जनसंख्या जो विभाजन है उसका आधार जो होता है वो किसके ऊपर होता है, निवास के आधार पर। मतलब इनका विभाजन किसके आधार पर होता है, निवास के आधार पर। मतलब लोग जो है वो कहाँ पे निवास कर रहे, कितनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही है और कितनी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो मतलब निवास के आधार पर हम ये देखते हैं कि ग्रामीण तथा नगरीय जो जनसंख्या संगठन है उसका विभाजन कैसे किया जाता है। फिर अभी अगर हम आगे देखें तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो लोगों की आजीविका है लोगों की जो आजीविका है वो क्या है, बहुत ही अलग अलग है। आजीविका मतलब अलग अलग कैसे है ये देखेंगे हम। देखो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सीधा दिमाग में आ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग किसके ऊपर डिपेंड है, कृषि पे। ठीक है, मतलब कृषि के ऊपर क्या है, ये लोग डिपेंड है। मतलब ये लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है। ये अपनी आजीविका कहाँ से कमा रहे, कृषि क्षेत्र से कमा रहे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग जो है कृषि है, पशुपालन है। ठीक है, तो आजीविका जो है इनकी अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि और पशुपालन पर ज्यादा निर्भर करते हैं और ये लोग किसमें इन्वॉल्व है, प्राथमिक क्षेत्र में। मतलब इनका जो ये सेक्टर आ जाता है, क्षेत्र का आ जाता है, वो कौन सा होता है, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, हम इसे प्राथमिक क्षेत्र भी बोल देते हैं या प्राइमरी सेक्टर भी बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग जो है मोस्टली उनका जो व्यवसाय है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है। अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं, अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग जो है वो व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय है, यातायात है, ठीक है, सेवाएं दे रहे हैं। तो इन क्षेत्र में क्या है, लोग जो है ज्यादा कार्य करते हैं। मतलब नगर के जो लोग हैं जो शहर में रह रहे हैं, शहरी जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब वो अपनी जीविका कृषि, गैर कृषि कार्य, मतलब वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, गैर कृषि कार्य, कृषि को छोड़कर जितने भी जो कार्य होते हैं, व्यवसाय होते हैं, नगर की जनसंख्या उसमें इन्वॉल्व होती है और वो वहां से ही अपनी आजीविका प्राप्त करती है। तो देखो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन को हम इन आधार पर क्या करते हैं, बांटते हैं। अभी इसके बाद हमारा जो आता है इसमें वो आता है जनसंख्या घनत्व। मतलब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व कम होता है और शहरों का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर खेती
और पशुपालन पर ही निर्भर करते हैं, इसीलिए वहां पे जनसंख्या घनत्व कम है। नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां पे बहुत सारी जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे व्यवसाय जो है वो बहुत अलग अलग है और लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में पलायन कर जाते हैं, किसके लिए, अपनी आजीविका के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए। इसीलिए नगरीय जो जनसंख्या घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, किसकी बजाय, ग्रामीण क्षेत्र की बजाय। अभी इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है इसी में विकास स्तर, मतलब जो ग्रामीण और नगरीय संरचना संगठन है उसका अभी विकास स्तर जो है उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, इसको बांटते हैं, विकास स्तर। ठीक है, अभी इसमें हम क्या देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास क्या होता है, स्तर जो है वो बहुत कम होता है, सॉरी ये विकास स्तर है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास स्तर वो बहुत कम होता है और शहरों का विकास स्तर ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं या फिर वहाँ पे जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत कम होती है, शहरों में फैसिलिटीज जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कम होता है क्योंकि वहाँ पे लोग जो है कृषि और पशुपालन पर उनकी निर्भरता ज्यादा होती है। वहाँ पे जो दूसरी सुविधाएं हैं उनकी भी कमी होती है, जैसे कि शैक्षणिक सुविधाएं हैं या और भी जो दूसरी सुविधाएं हैं जैसे कि जॉब है, रोजगार की सुविधाएं हैं, ये भी बहुत कम होती है, हेल्थ फैसिलिटीज है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये भी कम होती है, जिसके कारण इनका विकास स्तर क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का थोड़ा निम्न होता है और शहरी क्षेत्रों का ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी सुविधाएं क्या है, आसानी से अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है। अभी बाद में हम इसमें करेंगे लिंग संगठन, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र का लिंग संगठन, मतलब हम ये देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या कितनी है और प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की जनसंख्या मतलब शहरों में कितनी है, तो वो हमारा आ जाएगा ग्रामीण और नगरीय लिंग संगठन। ग्रामीण एवं नगरीय लिंग संगठन। लिंग संगठन में हम क्या देखते हैं, स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या को हम क्या करते हैं, मापते हैं कि उनकी जनसंख्या कितनी है। तो देखो इसके लिए हम एक ग्राफ से जो है इसको प्रेजेंट करेंगे, एक डायग्राम की सहायता से। तो यहाँ पे हम लेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री संख्या, तो यहाँ पे हमने ले लिया 0, ये 200, मतलब ये हमारा हम करेंगे ग्रामीण और ये हम करेंगे के हिसाब से। यहाँ पे हमारा हो गया 400, ये 600, 800, 1000, 1200। यहाँ पे हम लेंगे देश। अभी हम ये देखेंगे कि विभिन्न देशों को क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो गया हमारा ग्रामीण मतलब रूरल एरिया का, और ये हो गया हमारा अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया की जनसंख्या, ठीक है। तो ये हमारा जो देश है ये कौन सा है, जिम्बाब्वे है। तो यहाँ जा रहा है कि जिम्बाब्वे में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या क्या है, कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या
इसके बजाय मतलब अर्बन एरिया से क्या है, कम है। मतलब यहाँ पे जिम्बाब्वे में चलो सही है, 1000 से ऊपर ही है स्त्रियों की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी, बट शहरी क्षेत्रों में क्या है, ये और भी ज्यादा है। तो इससे हमें ये जिम्बाब्वे में जो स्त्रियों का और शहरी जो लिंग अनुपात है वो अच्छा है, पर ग्रामीण बजाय जो शहरी लिंग अनुपात है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो दूसरा देश आता है वो है कनाडा। ठीक है, अभी यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या शहरी क्षेत्रों से ज्यादा है। ये देखो रूरल एरिया है वहां पे तो स्त्री क्षेत्र में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुष ग्रामीण क्षेत्र से क्या है, बहुत बेहतर है। बट इस कंट्री की अगर हम बात करें कनाडा की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा है और जो शहरी क्षेत्र है वहां पे स्त्रियों की जनसंख्या क्या है। अगर हम इसी तरह ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में भी सेम ही है, ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग संगठन जो है वो अच्छा है बजाय कि अर्बन शहरी क्षेत्र से। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का लिंग संगठन शहरी क्षेत्र से क्या है, बहुत अच्छा है। और फिर अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की जनसंख्या की बजाय यहाँ पे मतलब ये रूरल एरिया हो गया नेपाल का, जैसे कि नेपाल है, भारत है, ठीक है ना, और ये अर्बन एरिया हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रूरल एरिया में जो हमारा लिंग संगठन है, ठीक है, वो क्या है, शहरी एरिया से कम है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा नेपाल है या भारत जैसे देश है, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, मतलब वहाँ पे जो शैक्षणिक स्तर है लोगों का वो बहुत कम है, जो सीधा किसको प्रभावित करता है, हमारे लिंग संगठन को प्रभावित करता है। तो इस टाइप से हम ये देखते हैं कि जैसे नेपाल है, ठीक है, और जिम्बाब्वे है, इसका जो लिंग संगठन है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का वो बिल्कुल विपरीत है किसके, कनाडा और ब्राजील के लिंग संगठन से। तो ये हमें क्या दिखाता है कि जो नेपाल है या जिम्बाब्वे जैसे देश है वहाँ पे लिंग संगठन जो है वो बहुत सारे कारणों से क्या है, कम है, क्योंकि इन देशों में या तो वहाँ के का शैक्षणिक स्तर कम होगा या वहाँ के जो लोगों की जो सोच होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी होगी, जिसके कारण उनका जो ये लिंग अनुपात है वो क्या है, बहुत कम है। किसके विपरीत है, जैसे कि कनाडा और ब्राजील क्षेत्र के विपरीत है। अभी आगे अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारी आ जाती है साक्षरता। देखो कोई भी देश है, ठीक है, उसकी जनसंख्या जो है वो कैसी है, मतलब वहाँ का जो जनसंख्या विकास स्तर बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब वहाँ के लोग जो है वो साक्षर है, वेल एजुकेटेड है, इसी के कारण वहाँ के लोगों का जो विकास स्तर है वो बहुत अच्छा है। अगर वहाँ का विकास स्तर अच्छा है तो इसका मतलब उनका रहन सहन का जो स्तर है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो साक्षरता जो है वो भी हमारे लिंग संगठन या जनसंख्या संगठन को क्या करती है, प्रभावित करती है। साक्षरता, साक्षरता का मतलब क्या है, लिटरेसी, मतलब पढ़े लिखे साक्षर लोग कितने हैं, ठीक है। जो ये हमारी साक्षरता है ये हमारा सामाजिक आर्थिक विकास का क्या है, एक महत्वपूर्ण सूचक है। सामाजिक आर्थिक विकास
का क्या है, ये एक सूचक है, एक महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, मतलब साक्षरता क्या बताती है, साक्षरता हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में बताती है कि हमारा जो सामाजिक आर्थिक विकास कैसा है। ये हमें बताती है कि हमारे जो अगर हमारी साक्षरता बहुत अच्छी है, मतलब लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर किसी कंट्री की बहुत अच्छी है, इसका मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो रहन सहन है वो काफी अच्छा है, मतलब बहुत उच्च स्तर का है। इसका मतलब है वहाँ पर रहने वाले लोगों का रहन सहन जो स्तर है वो अच्छा होगा। अगर साक्षरता उस देश की कम है तो रहन सहन का स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो ये एक हमारा सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है, यह है उस देश का रहन सहन स्तर कैसा है, वहां पे महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिलाओं की स्थिति, मतलब ये बताता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। देखो, जिस देश साक्षरता दर बहुत अच्छी होगी, इसका मतलब वहां पे रहने वाली महिलाओं की जो स्थिति होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जिस देश की साक्षरता दर कम है, इसका मतलब वहां पे उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, इस साक्षरता हमें ये भी बताती है कि हमारी जो शैक्षणिक सुविधा है वो किस स्तर की है। अगर साक्षरता दर कम है, इसका मतलब शैक्षणिक सुविधा बिल्कुल ही खराब है। साक्षरता दर अच्छी है, इसका मतलब उस देश की शैक्षणिक सुविधा क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये हमें ये भी बताती है कि वहां की सरकार की नीतियों का स्तर कैसा है। ठीक है, तो साक्षरता भी मतलब हमारे सामाजिक आर्थिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक है, जो हमें ये बताता है कि वहां पे रहने वालों का रहन सहन स्तर कैसा है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, वहां की शैक्षणिक सुविधा कैसी है, सरकार की नीतियों का स्तर कैसा है। ठीक है, और यही जो हमारी साक्षरता है, ये हमारा सामाजिक आर्थिक विकास का कारण और परिणाम दोनों ही है। ठीक है ना, देखो कोई भी घटना है या जो भी इवेंट होता है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और उन कारणों के कारण ही क्या निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं। अभी साक्षरता क्या है, हमारे सामाजिक आर्थिक विकास का कारण भी है और परिणाम भी है। देखो कारण कैसे है, अगर लोग साक्षर बहुत ज्यादा साक्षर होंगे तो इसका सामाजिक आर्थिक विकास अच्छा होगा, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि रहन सहन स्तर अच्छा है, महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई है, वहां पे सरकार की नीतियां अच्छी है, वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है और वहां पे लोगों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अगर साक्षरता निम्न है तो उसका कारण क्या है कि साक्षरता बहुत कम है, तो उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि सहन स्तर वहां का खराब है, वहां पे लोगों का न ही सामाजिक विकास हो रहा है, न ही आर्थिक विकास हो रहा है, शैक्षणिक स्तर वहां पे लोगों का क्या है, बहुत ज्यादा कम है, जिसके कारण सरकार की नीतियां भी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही है कि जो हमारी साक्षरता है वो हमारे सामाजिक और हमारे आर्थिक विकास को पूर्ण रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। देखो साक्षरता हमारे देश में कैसे निकाली जाती है, हमारे देश में क्या है कि जिस 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, हम साक्षरता दर कैसे निकालते हैं कि 7 वर्ष से ऊपर की जो जनसंख्या है वो कितनी प्रतिशत जनसंख्या उसमें से पढ़ लिख सकती है। मतलब 7 वर्ष से ऊपर की जो जनसंख्या है, हम इसमें 7 वर्ष से नीचे के बच्चे नहीं लेते क्योंकि वो बच्चे क्या है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। 7 वर्ष के बाद ही हम उन बच्चों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। 7 वर्ष के बाद की जो जनसंख्या है उसमें से पढ़ी लिखी हुई जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो वो हमारी आ जाएगी साक्षरता दर। ठीक है, तो ये हो गया
साक्षरता भी हमारी जो है जनसंख्या संगठन को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा व्यावसायिक संरचना। साक्षरता के बाद हमारा क्या है, व्यावसायिक स्तर आ जाता है। हमने किया था ना कि जो हमारी आयु संरचना है उसको प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती है। देखो, आयु है, साक्षरता है, स्वास्थ्य है, व्यवसाय है, ये सारी चीजें क्या करती है, किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो अभी इसमें हमारा आ जाता है व्यवसाय। जो व्यावसायिक स्तर है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमने हमारी जो जनसंख्या है आयु संरचना के आधार पर हम उसको 3 वर्गों में बांटते हैं। एक तो है 0 to 14 ईयर्स, मतलब 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये आश्रित जनसंख्या है, मतलब ये कोई भी कार्य नहीं करते और ये किसके ऊपर निर्भर है, पूर्ण रूप से अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर है। फिर हमारी आ जाती है 15 to 59 वर्ष, जिसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, 60 प्लस जो है वो भी हमारी क्या हो गई, आश्रित जनसंख्या हो गई, क्योंकि वो इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन लोगों के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है। तो अभी व्यावसायिक में हम ये आयु ग्रुप लेते हैं 15 से 59 साल के लोगों का। मतलब यहाँ पे 15 से 59 साल के लोग जो है वो कौन से व्यवसाय में संगलित है, मतलब वो किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, या बैंक में काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, मतलब वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो कृषि का काम कर रहे हैं, या यातायात चला रहे हैं, या फिर वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, व्यवसाय आ जाता है। तो व्यवसाय को वैसे तो हम 4 सेक्टर में बांटते हैं, 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, और फोर्थ, चतुर्थ जिसे हम बोलते हैं। ये फोर्थ में हमारा क्या आ जाता है, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि और पशुपालन, ठीक है। सेकेंडरी हमारा किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज से, जो हम पहले भी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। टर्शरी हमारा किससे रिलेटेड है, सर्विसेज से। मतलब कितने लोग जो है 15 से 59 साल के प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह या उद्योगों में काम कर रहे हैं, कितने लोग टर्शरी मतलब जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मतलब यातायात है, बैंकिंग है, या इस तरह की और भी जो कार्य है उनमें संलग्न है। और चतुर्थ सेक्टर जो है आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो सूचना है, ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी है, या फिर हमारे जो विचारक जो है जैसे टीचर्स वगैरह या जो भी विद्वान वगैरह जितने भी आ जाते हैं वो हमारा किस में आ जाते हैं, फोर्थ सेक्टर में आ जाते हैं। तो व्यवसायिक स्तर हमें क्या बता रहा है कि कौन से लोग कौन कौन से व्यवसाय में संलग्न है, कौन कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर किसी देश के लोग जो है इन दोनों सेकेंडरी, टर्शरी और चतुर्थ क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, इसका मतलब उस देश का विकास स्तर बहुत ज्यादा है। अगर किसी देश के लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में वहां के लोगों की प्रतिशत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो आदिम अवस्था में है, इसका मतलब उनकी जो अर्थव्यवस्था है वहां के लोगों की वो बहुत ही क्या है, उसका स्तर बहुत ही कम है, निम्न है। तो ये चीजें भी हमें ये बताती है कि वहां पे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है, जिसके कारण उनकी जनसंख्या संगठन कैसी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।